फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। और आप लोग कैसे हो? अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और अभी तो सेशन स्टार्ट हो गया है, काफ़ी बिजी लाइफ हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर फिजिक्स का क्लास कराइए, केमिस्ट्री तो हो गया। और केमिस्ट्री बच्चों का अच्छा लगा। अभी फिजिक्स के लिए काफ़ी डिमांड आ रहा था, तो बोलो कि बच्चों ने बोला कि सर लाइट चैप्टर पढ़ाइए फिजिक्स का। तो हम आज कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए कि लाइट होता क्या है। तो पहले सोचो कि एक अनजान आदमी अगर पूछता है कि लाइट होता क्या है, माय डियर, लाइट हम किसको कहेंगे? पहली बात, लाइट हम किसको कहेंगे? माय डियर, लाइट जो होता है ना, इसका पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज ए, पहला प्रॉपर्टी है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बोलोगे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? माय डियर, आप लोगों ने पहले क्लास 9 में तो पढ़ा ही है। एनर्जी वो होता है जो कि कुछ काम कर सकता है। एनर्जी का मतलब ये है, दिस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम वर्क। सो लाइट में सोचिए पूरा धरती का हर चीज लाइट से ही चल रहा है। आप पूछोगे कैसे? माय डियर, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, आप बताओ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इस संसार में कोई चीज पॉसिबल है क्या? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, आपको पता है कि लोग कहते हैं कि लाइट, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ हो नहीं पा रहा है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा धरती में एनर्जी एंट्री नहीं हो पाएगा। चाहे छोटे से छोटे ब्लू ग्रीन अलगे हो या विराट का प्लांट हो, सारे तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए। तो एनर्जी प्लांट में एंट्री कहाँ से होता है? लाइट से होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लाइट जो होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लाइट। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके अगर टेढ़ा मेढ़ा मूव करता तो क्या होता है? जैसे मान लो एग्जाम्पल, आप एक रूम में बैठे हो, दूसरा रूम में अगर म्यूजिक सिस्टम बज रहा है या कोई बात कर रहा है, आप सुन पाते हो। क्यों? क्योंकि साउंड जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। अगर लाइट भी इसी टाइप का स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, अगर आप एक रूम में बैठे हो, दूसरा रूम में क्या है आप देख पाते? क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि लाइट जैसे मान लीजिए लाइट जा रहा है और इसका सामने कोई दरवाजा आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इस कारण मान लो इस साइड में कोई बुक है या कुछ लिखा हुआ है, हम नहीं देख पाते हैं। इसी टाइप का अगर साउंड की हम बात करते हैं, साउंड लेकिन सीधा ना जाकर मान लो टकरा गया, ऐसे ट्रैवल करके ऐसे जा पाएगा। इसी कारण से यहाँ पर अगर कोई बात कर रहा है या कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, हम इस तरफ उसको सुन पाते हैं। ठीक, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरा बात करने के लिए। अच्छा, लाइट जब चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका कुछ स्पीड भी होगा। तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सोचिए 3 लाख किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल कर लेता है। कितना स्पीड समझ रहे हो? बहुत स्पीड है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर बहुत होता है माय डियर। अब तीसरी बात क्या है? चौथी बात, लाइट का और सारे प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है ना? लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है। किसी चीज के ऊपर लाइट गिरता है तो रिफ्लेक्ट होता है। और क्या प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्ट होता है। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टी के बारे में धीरे धीरे एक एक करके हम चर्चा करने को कोशिश करेंगे। पहली बात, आज जो हम बात कर रहे हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। माय डियर, पहले लोगों ने सोचते थे लाइट को कि लाइट एक वेव है, लेकिन ग्रेजुअली ये पता चला 19th सेंचुरी का फास्ट में कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है। आप पूछोगे डुअल कैरेक्टर क्या है? लाइट का डुअल कैरेक्टर ये है, लाइट का 2 कैरेक्टर है। एक तो है वेव कैरेक्टर, दूसरा है लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक, लाइट का वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। लाइट जब ट्रैवल करता है जैसे वेव ट्रैवल कर रहा है। अब पार्टिकल कैरेक्टर क्या है? पहला बात देख लीजिए, जैसे आज की डेट में फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल हो रहा है।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि कोई भी एक मटेरियल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप लोग कैरम गोटी खेलते हो, जैसे कैरम गोटी खेलते हो, मान लो यहाँ पर कोई गोटी है, आप जैसे यहाँ से स्ट्राइकर से जब उसके हिट करते हैं तब ये गोटी आगे मूव कर जाता है, इधर उधर कहीं पे भी छटक जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन योर एंगल एंड स्ट्रेंथ। इन द सिमिलर वे जब लाइट यहाँ से गिरता है, ये एक पार्टिकल जैसे मूव करता है, एज ए रिजल्ट आकर जब ये यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जब ये लाइट स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव होकर के बाहर जाते हैं। जिस चीज को इस्तेमाल करके हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं, इसका हम बाद में चर्चा करेंगे। सो यहाँ तक आपको पता चल गया कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है, राइट? यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब बात आता है कि लाइट कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकता है। ये चीज बहुत बार दिमाग में आता है कि लाइट कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकता है। सो लाइट कैन ट्रैवल, लाइट कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकता है? लाइट कैन ट्रैवल, नंबर 1 वैक्यूम, वैक्यूम से लाइट ट्रैवल कर सकता है। दूसरा कहाँ से लाइट ट्रैवल कर सकता है? ग्लास, लेकिन ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई ब्लैक ग्लास हो जाएगा तो उसमें ट्रैवल नहीं करेगा। तो आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने आंख में कॉन्टैक्ट ग्लास लगाते हैं, तो वो किस चीज का बना हुआ रहता है? वो फाइबर का बना हुआ रहता है। तो लाइट जो है फाइबर यानी कि एक तरह का प्लास्टिक होता है, इससे भी लाइट ट्रैवल कर सकता है। तो आजकल तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ऑप्टिकल फाइबर। तो हर चीज ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है, केबल टीवी से शुरू करके ब्रॉडबैंड तक ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है। तो वो ग्लास भी होता है, कई कई जगह में प्लास्टिक से भी लाइट ट्रैवल कर सकता है। और कहाँ से लाइट ट्रैवल कर सकता है? लाइट वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? तो लाइट वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है। तो जो चीज यानी कि ये सारे चीज, जो चीज ट्रांसपेरेंट है, स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट चीज से लाइट ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब आता है लाइट का एक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तब होता है जब किसी सोर्स से लाइट किसी चीज के ऊपर गिरता है, यानी कि टकराता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सरफेस है और यहाँ से जब लाइट यहाँ पर टकराएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, चाहे बल्ब हो, चाहे कैंडल हो, यानी कि सूरज हो, क्यों ना, जहाँ से भी लाइट निकलता है उसको सोर्स कहते हैं। जब ये टकराता है तब जाकर यहाँ से लाइट यहाँ पर रुक नहीं जाएगा। दो बात हो सकता है, अगर ये सरफेस पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये केवल होता है कहाँ पर ना, ब्लैक बॉडी इफेक्ट में होता है, जो आप लोग बाद में पढ़ोगे। ब्लैक बॉडी क्या होता है? वो पूरे लाइट को सोक कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए ब्लैक कलर का दिखता है। तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन होगा तभी जाकर के, यहाँ पर अगर हमारा आंख है तभी जाकर के हम इस लाइट को देख पाएंगे। अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब इस चीज को हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। सो अब बात आता है कि रिफ्लेक्शन, जितने बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा उस चीज को हम उतने साफ और इतना बढ़िया से हम देख पाएंगे, ठीक? तो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है? रिफ्लेक्शन नहीं होने का पीछे कई सारे वजह हैं। पहली बात देखो, कोई चीज जितना प्लेन होगा, कोई चीज जितना प्लेन होगा वहां से लाइट उतना बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई चीज थोड़ा सा करुगेटेड है, यानी कि वो जो सरफेस जो है भले हमारा आंख को दिखाई ना दे, लेकिन ये करुगेटेड इसको कहते हैं, इतना अगर साफ सरफेस नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्शन ये होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल। आप पूछोगे इंसिडेंट एंगल क्या है? जो लाइट बाहर से आ रहा है, जो लाइट आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गिर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां टकरा के जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। राइट? अब क्या होता है, इन दोनों का बीच में इस मिरर के ऊपर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दूं, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद देखिए दो एंगल बन गया। एक एंगल बन गया मेरा ये θ1, मान लो ये θ2।
इस एंगल को बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल, और इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। सो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, ये हो गया मेरा पहला लॉ। तो दूसरा लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे, यानी कि दिस वन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है 90 डिग्री है ना, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इन ए प्लेन। इसका ऊपर जो है एक प्रैक्टिकल भी कराया जा सकता है। कैसे प्रैक्टिकल कराया जा सकता है? मान लो आपने एक ऐसे बोर्ड ले लेते हो, कोई एक कार्डबोर्ड ले लेते हो, और कार्डबोर्ड लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आपने एक मिरर रख दिया, और यहाँ पर एक 90 डिग्री से बना देते हैं, और ऐसे कोई भी एक एंगल में आपने मान लीजिए कि एंगल ले लिया, और यहाँ पर मान लीजिए आपने हेयर पिन लगा दिया। मान लीजिए एक नंबर पे इसे निशान दिया, एक नंबर करके यहाँ पर एक हेयर पिन ऐसे लगा दिया रेड कलर का। अब मान लो दूसरा यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर एक हेयर पिन लगा दिया 2 नंबर का। इस तरफ से अगर देख करके आपने सेम टू सेम यहाँ पर हेयर पिन लगाओगे, यहाँ मान लो रेड कलर, यहाँ मान लो आपने क्या किया कि रेड कलर का लगा दिया इस तरफ कहीं पे, और इस तरफ मान लो ब्लू कलर का लगा दिया। तो आप जब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे यहां से, आपको ठीक मिलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो चुके हैं। और ये तीनों कहां पर होगा? जिस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने इसको बनाया होगा। तो ये कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड एक प्लेन होता है। इससे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ जो है प्रमाणित हो जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इन वन प्लेन। ठीक है, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में अभी जो हमने बताया कि ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का जो मान लीजिए यहाँ पर हमारा P है और ये मेरा F है और ये मेरा C है। इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी रे आएगा ना तो F में आने के लिए वो कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है, बहुत दूर में है, तो इसका जो रे आएंगे ये क्या होगा, ऐसे आएगा सेंटर में, राइट, ऐसा आएगा सेंटर में। और इधर से जो रे जाएगा ये भी आएगा सेंटर में। तो फाइनली एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट सेंटर में छोटा होकर पॉइंटेड होकर दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से जो रे आएगा वो भी सेंटर में मीट करेगा, यहाँ से जो रे आएगा ये भी सेंटर में मीट करेगा। तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट फोकस में एकदम पॉइंटेड होकर दिखाई देगा। इसी कारण से इसी प्रॉपर्टी को लेकर के गाड़ी में हेडलाइट इस्तेमाल होता है। आप लोग कैसे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखूं तो ये इन्फिनिटी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट बड़ा होकर दिखाई देगा। इसी प्रॉपर्टी में गाड़ी में क्या होता है, एक छोटा सा लाइट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसके कारण सामने जितना दूर जाएगा वो उतना बड़ा एक लाइट का सोर्स वहां पर दिखाई देता है। सो ये जो है, जब ये तब होगा पॉसिबल जब ये लाइट या सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी दूरी पर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इसी टाइप का ये जो हमारा पोजीशन है, आप देखो कितना पोजीशन हो सकता है। एक हमारा अगर कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, ये मेरा P है, ये मेरा F है, ये मेरा C है, और दूर जब भाग जाएंगे तो इन्फिनिटी हो गया। तो मेरा अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ कहाँ कहाँ इसका पोजीशन हो सकता है, एक तो इन्फिनिटी में हो सकता है, कहीं पे भी दूर में, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, राइट। दूसरा पोजीशन कहाँ हो सकता है, C से ठीक बाहर, ये एक पोजीशन हो सकता है। मान लो इस पोजीशन का नाम मैं 1 दे दूं तो इस पोजीशन मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तीसरा कहाँ हो सकता है कि जस्ट सी का ऊपर हो सकता है, ये मेरा पोजीशन है। तो चौथा पोजीशन कहाँ आएगा, सी और एफ का बीच में हो सकता है, ये मेरा पोजीशन है। पांचवा पोजीशन कहाँ आ जाएगा, ना बिल्कुल एफ का ऊपर हो जाएगा, ये भी एक पोजीशन है। और छठा पोजीशन कहाँ आ जाएगा, पी और एफ का बीच में है। ये जो है टोटल 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट रखने का। हम इसका पीछे तो रख ही नहीं सकते हैं मिरर का, ये अगर मेरा मिरर है इसका पीछे तो रख ही नहीं सकते हैं। तो माय डियर, आपको अगर पूछा जाएगा कि एक मिरर की सामने कितना पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, टोटल 6 पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। आप देखो हर जगह में कैसे कैसे इमेज बनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और इसका रे डायग्राम जो है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग उसको ध्यान में देखिए, ठीक। तब तक जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर होगा तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए मैं टेबल ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगा पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगा कि साइज ऑफ इमेज, नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज मतलब whether it is a रियल और वर्चुअल। अगर रियल होगा तो हम उसको कहीं पे मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी कागज में हम उसको कैच कर सकते हैं। और वर्चुअल होगा तो कैच नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल एक्चुअली इमेज तब होता है जो इमेज मिरर के अंदर फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर पहला है, अगर इंफिनिटी में होता है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी में होता है, अनंत दूर में इंफिनिटी में होता है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर होगा, एफ के पास होगा, फोकस के पास। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। और इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक, रियल होगा। इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा पोजीशन मैं बताया था ना, दूसरा पोजीशन अगर होता है हमारा कि सी से थोड़ा पास, ठीक है, सी से दूर, अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, यानी कि 2 नंबर पोजीशन। तो ये कहां पर होगा, एफ एंड सी का बीच में इसका पोजीशन ऑफ द इमेज होगा। और ये क्या होगा, स्मॉल। आप पूछोगे डिमिनिश्ड और स्मॉल के बीच में क्या अंतर है। डिमिनिश्ड जो होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल जो होता है केवल छोटा होता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा ना, ये भी रियल बनेगा। और ये रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें और चीजें बताना चाहूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। अगर C के पास होगा, बिल्कुल C का ऊपर अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर C का ऊपर होता है तो ये भी C के पास ही बनेगा। मतलब कैसे बताऊं आपको, मान लीजिए ये मेरा मिरर है और ये ऑब्जेक्ट जो है यहां C के पास है, ये मेरा C है और ये मेरा F है। और ये अगर हमने C के पास ऐसे ऑब्जेक्ट है, मैं कलर बदल देता हूं, अगर C के पास मेरा ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो, इसका जो इमेज है ना ठीक C के पास वैसे ही
उल्टा बनेगा, ऑपोजिट बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, उसी सी के पास ऐसे उल्टा बनेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है, ठीक। और कैसे बनेगा ना, इसका जो साइज होगा सेम साइज का होगा। जरूर जब मैं कलर बदल देता हूं, इसका साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम साइज का होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, सेम साइज का होगा। और उसका जो साइज सेम होगा और क्या होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैं लिख देता हूं, इन्वर्टेड होगा। अगर ये फोकस के पास बनता है, समझ में, अगर ये फोकस के पास बनता है, एफ के पास, तो इसका इमेज कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। पता नहीं कहां पर होगा, बताना बड़ा मुश्किल है, इन्फिनिटी पे होगा। जैसे मैंने बताया था, अगर हेडलाइट यहां पर है तो इसका इमेज पता नहीं कहां पर होगा। जैसे आप टॉर्च लाइट जलाते हो, जितना दूर तक जाएगा वहां तक होगा, इन्फिनिटी में होगा। और साइज कितना होगा, बहुत लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज होगा, ठीक। और क्या होगा, ये भी रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक। अगर P और F का बीच में है, P और F का बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। और ये क्या होगा, चेंज होगा, इसका जो साइज होगा ये चेंज मिलेगा। और क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड स्ट्रेट होगा, इरेक्ट। इसका जानते हैं कहां पर यूज होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज डेंटिस्ट लोगों ने करते हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो दांत वांत दिखाने के लिए, तो वो आपका दांत देखने के लिए एक छोटा सा मिरर मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण आपको आपका दांत में कुछ भी अगर खराबी है, जो भी है, डेंटिस्ट देख पाते हैं। तो दांत का नजदीक में बिल्कुल मिरर को लगाते हैं, जिसके कारण आप उनको एक दांत आपको बड़ा साइज होकर के दिखाता है। मान लो आपका दांत छोटा है, चूहे जैसे, वो बिल्कुल हाथी का जान से दिखाएगा। मैं मजाक में इसे बोल रहा हूँ, यानी कि आपका दांत का जो पिक्चर है काफी बड़ा दिखाई देता है। और कहाँ दिखाई देता है, मिरर के अंदर दिखाई देता है, ठीक। अब बात आता है कि मिरर का जो ये कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। देखिए, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल बहुत छोटे जगह से लेकर के बहुत बड़े जगह में होता है। आप पूछो कैसे, क्यों। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल, जैसे मैंने अभी बातें बताया, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर का जो इस्तेमाल होता है, घरों में जो टॉर्च का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल जो गाड़ियों की हेडलाइट होता है उसमें भी लगाया जाता है। और कॉन्केव मिरर की इस्तेमाल जो टेलीस्कोप होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो टेलीस्कोप में भी कॉन्केव मिरर की जो इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत दूर में कोई तारे हैं, कोई प्लैनेट है, उनको देखने के लिए भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि सेम स्फीयर को हम ले लेते हैं, जैसे कि सेम स्फीयर हमने ले लिया और स्फीयर को हमने क्या किया, कट कर दिया। स्फीयर का हमने यहां से कट कर दिया और यहां से भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद जो ये हिस्सा मेरा बचा, अभी जो मेरे पास ये हिस्सा बचा, इस हिस्से का अगर मैं अंदर की तरफ मरकुरी लगा दूं, इस तरफ मरकुरी लगा दूं, तो इस तरफ से तो मैं कोई ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट मैं क्या रखूंगा, इधर सामने। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में अंतर क्या देखिए, ये कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में मरकुरी जो है इस तरफ लगाया जाता है, इस तरफ, उभरा हुआ तरफ। ये मेरा कॉन्केव मिरर है और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन ध्यान रहे,
चाहे मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इन बोथ द केस इसका जो फोकस होता है ना ये मिरर के बाहर होता है। कॉनकेव में कहाँ होता है? इस तरफ होता है। और कॉन्वेक्स में भी इसका जो फोकस होता है ये बाहर होता है सॉरी, ये बाहर होता है। तब यहां पर हम क्या होगा, इसका फोकस कहां पर होगा? इसका फोकस भी इस तरफ होगा। भाई कर्वेचर तो सेम है, यानी कि जो स्फीयर से लिए तो वो भी सेम है। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो पोजीशन में ही हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। आप पूछोगे कहां कहां रख सकते हैं? पहला पोजीशन है इंफिनिटी, यानी कि बहुत दूर में कहीं पे इंफिनिटी में अगर हम रख सकते हैं। अगर यहां से हम इसको रखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मान लो हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं बहुत दूर पे और ये मेरा मिरर है, ठीक से नहीं हुआ, मिरर है, तो इसका जो इमेज है कहां पर बनेगा? यहां से अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, इसका रे डायग्राम आप देख लीजिए, रे डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको यहां से बनाता हूं रे डायग्राम, तो इसका जो है इमेज कहां पर बनेगा? ये तो स्ट्रेटली ये हमारा पोलर एक्सिस से सीधा चला जाएगा। इसका जो इमेज कहां पर बनेगा? बिल्कुल फोकस के पास, ये मेरा फोकस है, फोकस के पास एकदम छोटा होकर के इसका इमेज बनेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो इमेज जो है मेरा फोकस के पास बिल्कुल छोटा होकर के इसका इमेज बनेगा। और दूसरा कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, तो फोकस के बाद बिल्कुल छोटा होकर के इमेज इसका बनेगा। और दूसरा पोजीशन क्या है इसका? बिल्कुल मान लो कि और नजदीक में रहा ऑब्जेक्ट, मान लो इधर बिल्कुल, ये मान लो इस तरफ भी इसका फोकस जितना दूर, इस तरफ भी फोकस उतना ही दूर होगा, इधर बिल्कुल आएगा इसका। अगर इमेज यहाँ पे बनाया दिया जाता है, ये काफी छोटा होकर के दिखाई देगा इसका अंदर, इसका अंदर ये काफी छोटा होकर के दिखाई देगा, बहुत डिमिनिश्ड होकर के दिखाई देगा। अंडरस्टूड? ये काफी छोटा होकर के इसका इमेज दिखाई देगा। इसका रे डायग्राम भी दिया गया है। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है हमारा डेली लाइफ में भी बहुत जगह होता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल गाड़ी का बैक व्यू मिरर के लिए भी होता है। और कई सारे जगह में रोड होता है और रोड में से टर्निंग होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न या ब्लाइंड कर्व। इस जगह में इधर से कोई गाड़ी आ रहा है तो दिखाई नहीं देता, इस तरफ कोई गाड़ी आ रहा है तो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, तो इस कॉर्नर में क्या करते हैं, वो मिरर को लगाते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे कि इस तरफ वाले भी देख सकता है और इस तरफ वाले भी एक दूसरे को देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल होता है माय डियर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। नेचर ऑफ इमेज में लिख देता हूं, नेचर ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, नेचर ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1, ये इमेज जो होता है हमेशा वर्चुअल होता है। और दूसरा, ये क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल लिख देता हूं। तीसरा, ये हमेशा लेटरली अपोजिट होता है, लेटरली अपोजिट होता है। इसी कारण से जो गाड़ियों में आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा रहता है, अगर सीधा लिखा रहेगा तो उल्टा देखेगा, इसलिए लेटरली अपोजिट होता है। अब आता है मिरर का फॉर्मूला। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर की फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखिए, ये जो लाइट का चैप्टर है काफी बड़ा है, एक क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो इसीलिए आज की जो प्रॉपर्टी केवल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और मिरर के ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंड क्लास में जो है हम इसका रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड लेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की जो बात है, देखिए, जो मिरर का फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू
1/f। अब ये u क्या है? u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से? फ्रॉम पोल, मिरर का पोल से उसका डिस्टेंस कितना है। एंड v, v स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से? ये भी फ्रॉम पोल से है। अब f स्टैंड्स फॉर फोकस, फोकस, और इसको कोई कोई फोकल लेंथ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। ये है आपका मिरर की फॉर्मूला। अब बात आता है कि मिरर की जो मैग्निफिकेशन होगा या छोटा होगा वो क्या होगा। मिरर की जो इमेज बनेगा तो अगर बड़ा हो रहा है या छोटा, देखो अगर बड़ा हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली मैग्नीफाइड। अगर छोटा हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली मैग्नीफाइड। सो मैग्नीफाइड क्या होगा ना? रेट ऑफ मैग्निफिकेशन को एम हम क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे एच डैश बाय एच। आप पूछोगे एच डैश और एच क्या है? माय डियर, एच डैश जो है दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, एंड एज जो है ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। अब जो मैग्निफिकेशन एच डैश बाय एच हो गया तो मैग्निफिकेशन का क्या और एक क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू v अपन u। सो v मैं पहले ही बता चुका हूं, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन और कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन को कहां कहां पर इस्तेमाल होता है उसको समझाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर पहले से समझे नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको समझ पाएंगे। और रिफ्रैक्शन चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।